हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुषमा शर्मा जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं NLIU से। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ हमारे साथ एक साइबर एक्सपर्ट हैं, बहुत ही जाने माने गुरु कहे जाते हैं साइबर के। आप हमारे साथ हैं शोभित चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपसे बताया, चर्चा की थी कि आज हम साइबर क्राइम यानी साइबर क्राइम के अंतर्गत भी अगर हम दर्शकों बात करें ना, तो साइबर क्राइम बहुत बड़ा एक विषय होगा। उसमें खासकर आज जो चर्चा है उसमें हम बात करेंगे कि जो डिजिटल अरेस्ट हो रहा है वो क्या है, इस पर किस तरह से रोक लगनी चाहिए और किस तरह से लोगों को अवेयर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो सर मैडम से मैं जानना चाहूँगी, मैडम मुझे आप ये बताइए कि साइबर जो क्राइम है उसको पहले परिभाषित कीजिए दर्शकों के सामने कि वो क्या है। सुमिता जी, साइबर क्राइम जैसे कि 2 अक्षरों से बना हुआ एक टर्म है जी। क्राइम यानी कोई भी गैर कानूनी गतिविधि जो कानून के अनुसार गलत है और जिसके लिए कोई सजा सुनिश्चित की गई है। बिल्कुल। तो साइबर अपराध वे अपराध हैं जिसमें अपराध घटित करने के लिए इंटरनेट या किसी और डिजिटल माध्यम का उपयोग किया जाता है, जैसे मोबाइल के माध्यम से या आपका जो लैपटॉप है उसके माध्यम से। तो इस प्रकार के जो अपराध हैं इनको हम साइबर अपराध के रूप में जानते हैं। अब जैसे कि हमें पता ही है कि आजकल हमारे जीवन का ये एक बहुत अनिवार्य हिस्सा हो गया है। बिना लैपटॉप बिना मोबाइल फोन के हमारा जीवन चलता नहीं है, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हो चाहे वो गैर सरकारी संस्थाएं हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो या डिफेंस से संबंधी जानकारी हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, दवाइयों का आविष्कार हो रहा है, फार्मेसी में साइंटिस्ट कर रहे हैं, सारी जानकारी जो है वो डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध है। एक सूक्ष्म स्वरूप में, डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध है ये सारी जानकारी जी। और इसको गलत रूप से इस्तेमाल करने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपकी अनुमति के बिना आपके इक्विपमेंट्स तक अपनी पहुंच सकते हैं। आपकी उस निजी जानकारी को, सरकार की शासन की सेंसिटिव जानकारी को, साइंटिस्टों के द्वारा मेहनत करके बनाए गए आविष्कार से संबंधित जानकारी को वो निकाल लेते हैं और इसका उपयोग समाज का नुकसान करने के लिए, राष्ट्र का नुकसान करने के लिए और व्यक्ति की प्रतिष्ठा और उसकी संपत्ति का नुकसान करने के लिए करते हैं। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं मिलजुल कर साइबर अपराधों की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैडम ने बताई कि साइबर क्राइम बहुत बड़ा एक लेवल है, लेकिन जो भी चीज़ उन्होंने बताई वो बहुत महत्वपूर्ण है, हम सभी को जानना है, क्योंकि कई बार हमें मालूम नहीं होता है कि क्या चीज़ें घट रही हैं हमारे साथ। साइबर एक्सपर्ट है हमारे साथ इसके लिए और वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप एक जो सबसे प्राथमिक स्तर की जो जानकारी है वो क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, सबसे पहली चीज़ है लालच बुरी बला है जी। और दूसरी बात, आप प्रलोभन से बचिए, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप देखें कि ये मुफ्त मिल रहा है, ये फ्री मिल रहा है और ये सब चीज़ें हो रही है, उसमें डबल पैसा हो रहा है, या बहुत आसानी से लोन हो रहा है, ये आपकी फ़ोटो बहुत खूबसूरत हो रही है, या आपकी चीज़ें बहुत अच्छी बन रही है, रील्स पे लाइक्स आ रहे हैं, फ़ोटो पे लाइक्स आ रहे हैं, क्योंकि 90% लोग जो हमारे भारत में इस समय है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टाइम अर्निंग के मूड में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द हम पैसा कमा लें जी। और जहां आप पैसे शॉर्ट टर्म से कमाने की कोशिश करेंगे, वो भी ऑनलाइन बेसिस से, आप कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का शिकार होंगे। क्योंकि देखिए, सीधी बात ये है कि इस समय भारत में साइबर क्राइम कम और मूर्ख बनाने का काम ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि साइबर क्राइम होता जिस प्रकार से वो तो अभी हमारे भारत में हुआ ही नहीं है। लगभग 1 या 2 या मुश्किल 100 केस होंगे, भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो हमारे मूर्ख बनाने की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे पहले OTP, फिर CCV, फिर इंश्योरेंस, फिर MPB का बिल, लॉटरी और ऑनलाइन जॉब्स, फिर शादी, फिर ऐसे कई ऐसे है जिसमें अभी सबसे लेटेस्ट जो है वो है डिजिटल अरेस्ट जी। हम बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट की। एक्चुअली डिजिटल अरेस्ट है क्या? डिजिटल अरेस्ट में वो एक आपके बारे में जानकारी निकालते हैं सोशल इंजीनियरिंग से, जो आप खुद उनको देते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। वो जानकारी निकाल के वो आपको कॉल करते हैं, वो देखते हैं कि व्यक्ति क्या, कौन है, क्या है और कैसा है, उनको वो कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद वो उनको उस तरीके से एक कंप्यूटराइज कॉल आता है कि ये फ़ोन फला, जैसे एक आपका पार्सल है या फिर आपके पास कहीं कोई ऐसा आपका जो बच्चा है उसके पास कॉल जाएगा कि आप अपना फ़ोन बंद कर लें, कुछ देर के लिए आपका फ़ोन अपडेट हो रहा है। वो अपना फ़ोन बंद कर देता है क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देता कि कंपनी कभी फ़ोन नहीं करती है।
उसकी भी गलती है। फिर माँ बाप की गलती है कि उनके बच्चे का कोई अल्टरनेटिव नंबर नहीं है, क्योंकि उसको कॉल करके पूछ लें कि वाकई ऐसा कुछ हुआ है क्या। तो अभी जितने भी केसेस हुए हैं उसमें एक्चुअल होता है कि वो आपको एक पोजीशन पे लाके डरा देता है। तो ये डिजिटल अरेस्ट से ज्यादा ये साइकोलॉजिकल अरेस्ट है, आदमी को डराना, डरा के उससे वो वसूली करते हैं, पैसा निकालते हैं। तो यही वो कारण है, उन्होंने माध्यम बना लिया है। हालांकि डिजिटल अरेस्ट अब जिस पोजीशन पे है वो थोड़ा स्तर पे रिजॉल्व हो रहा है कि लोग अवेयर हो चुके हैं। लेकिन मेन चीज़ मैं ये सबसे कहता हूँ, जो भी बुजुर्ग या ऐसे लोग हैं जो बिजनेस से ना जुड़े हैं या जो ऐसे हैं जिनका इंटरनेट से ज़्यादा माध्यम तक यूज़ नहीं है, वो लगभग अपना इंटरनेट ऑफ रखें, जब ज़रूरत हो तभी चालू रखें, फ्रंट कैमरे को बंद रखें, यही आपके लिए बेस्ट है। और कभी भी कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस, मतलब कोई चाहे पुलिस हो, चाहे कस्टम हो, चाहे कोई भी जुडिशरी कोई भी हो, या एमपी भी हो, इवन सरकारी संस्थाएं भी, कभी भी आपको व्हाट्सएप कॉल, फेसबुक मैसेज ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं। ये केवल या तो आपको घर पे आके मिलेंगी या आपको अपने दफ्तर बुलाएंगी, अन्यथा फोन भी नहीं करेंगे। इवन बैंक्स या आपकी सिम की जो कंपनियां हैं, ये भी कभी आपको फोन करके नहीं बोलेंगे आपकी सिम बंद होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ना ऐसे झांसों में जाए और दोगुने होने की और लालच में पड़ने की बिल्कुल भूल ना करें, क्योंकि हमारे भारतीयों की बहुत अच्छी आदत है कि सब कुछ फ्री में मिल जाए। भारत में फ्री में सिर्फ 2 ही जन देता है, एक सरकार, एक घर के माता पिता। तो इसके अलावा अगर कोई फ्री में दे रहा है तो आप समझ जाइए एक झांसा है, कहीं ना कहीं आप उलझने वाले हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने बात बताई शोभित जी ने। शोभित जी ने बताया कि जो इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है, जो लोग, खासकर अगर हम वृद्धजनों की बात करें, क्योंकि एंड्रॉयड सभी के पास आज इस्तेमाल में रहता है खासकर, और जो लोग अनभिज्ञ हैं मतलब इंटरनेट की दुनिया से, तो उन्हें किसी भी तरह का कॉल आया, किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, उस पर विश्वास ना करें। क्योंकि अधिकतर जो केसेस देखे जा रहे हैं डिजिटल अरेस्ट में, वो या तो कोई पुलिस वाला बन के बात करता है, या तो कोई जुडिशली का कोई बात करेगा, या फिर कस्टम का लेके बात करेगा। जो हालिया केसेस दिखे हुए हैं उसमें यही नज़र आ रहा है कि ये लोग मतलब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स बन के बात करते हैं, देन आफ्टर दैट ये आपको परेशान करते हैं, आपको एक तरह से हिप्नोटाइज करना कहलाता है। क्या कहना चाहेंगे शोभित जी आप? देखिए, पहले ज़माने में एक चीज़ होती थी कि महिलाओं, घर में महिलाएं रहती थी तो लोग आते थे, वो सब सोना साफ करवा लीजिए, और वो सोना साफ करने के चक्कर में पूरे जेवर और घर की सफाई भी कर जाते थे। वही पैटर्न ये, क्योंकि अब ये डिजिटल इंडिया है, क्योंकि हम बढ़ गए हैं, एक कदम आगे, तो डिजिटल इंडिया में हम जब आगे बढ़ गए हैं तो अब ये डिजिटली ये फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल साक्षरता के नाम पे हम लोग जीरो हैं। अगर हम बात करें कि हमको आता क्या, तो 90% लोग को डिजिटल साक्षरता के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, ना मोबाइल एडिकेट्स, ना इंटरनेट एडिकेट्स, कुछ नहीं आता है। हमें सिर्फ मोबाइल रखना आता है, हमें मोबाइल चलाना आता है, उसकी सेफ्टी फीचर्स हमें कुछ नहीं आते। आपको ये भी नहीं पता हो कि आपके आधार कार्ड पे कितनी सिम चल रही है, आपके आधार कार्ड पे कितने बैंक चल रहे हैं, इसकी जानकारी भी आपको नहीं होगी, जो कि ऑनलाइन आप आराम से सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और, जैसा आपने अभी सिम की बात करी, तो मुझे सिम के बारे में भी ये जानना था कि कितना सिम, जो एक प्रकार होता है ना कि सिम कितने प्रकार से चलाई जा सकती है, कौन कौन यूज़ कर सकता है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस तरह से वेरीफाई किए जाते हैं, और किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखें ताकि कोई और इसका मिसयूज़ ना करे। क्योंकि मोस्टली हम जब होटल्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर शेयर करते हैं, बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर हम लोग अपने आधार कार्ड को मतलब शेयर करना ही पड़ता है, जो एक बहुत आज नेसेसिटी हो गई है। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज आप कोई भी सिम लेते हैं तो उसके लिए आपको अपना फिंगरप्रिंट्स लगाना पड़ता है, ठीक है? तो आप भूल जाइए कि कोई डॉक्यूमेंट यूज़ करके बना सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि गलती से आपने गलती कर ली, साइबर क्राइम एक बहुत बारीक सी महीन लाइन है, मतलब लाइक अ हेयर, गलती से गलती कर बैठता आदमी। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे गलती हो गई है तो उसका एक ही इलाज है, संचारसाथी.in, सेंट्रल गवर्नमेंट टेलीकम्युनिकेशन की एक वेबसाइट है, संचारसाथी.in। आप उसको ओपन करें, उसके अंदर टैफ कॉफ करके एक एप्लीकेशन है, उस पर आप जाएं, अपना मोबाइल नंबर डालें, OTP आएगा कि आप ही हैं, अपना आधार नंबर डालें, वो आपको बता देगा आपके आधार पे कितने आपके नंबर चल रहे हैं, सिम चल रही हैं। जो आपकी है उसको आप यस करें, बाकी सबको नॉट रिक्वायर्ड करके क्लोज कर दें, आपकी सारी सिम बंद हो जाएंगी, आपके नाम से कोई भी सिम नहीं रहेंगी। जी, ये एक बार और आप बताइए हमारे दर्शकों को, कौन सी वो साइट है जिस पर जाकर वो विजिट कर सकते हैं? संचारसाथी.gov.in। संचार साथी, जो संचार साथी जो आपने शोभित जी ने जो वेबसाइट बताई है, उस पर जाकर आप सर्च आउट करें, क्योंकि आजकल के दौर में अपनी जो निजी जानकारी है वो किसी और तक नहीं पहुंचना चाहिए, और आपके द्वारा न किया गया कोई क्राइम किसी और के द्वारा किया गया और उसकी जिम्मेदारी आपको मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही दर्दनाक हो सकता है, बहुत ही शर्मनाक हो सकता है। इस पर मैं और आगे बात करूंगी अभी, लेकिन हमारे साथ लॉ एक्सपर्ट हैं
तो मैडम से मैं जानना चाहती हूँ मैम, क्योंकि साइबर क्राइम है एक तरह से, ये उसी की श्रेणी में आता है। अगर हम डिजिटल अरेस्ट की बात करते हैं तो इसके कौन कौन से जो अपराध हैं उनके लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सुमिता जी, क्योंकि पहले के ज़माने में तो ना इस तरह के उपकरण होते थे और ना इस तरह के कोई अपराध घटित होते थे। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन का अंग बन गए, तो शासन ने इसके लिए बहुत से कानून बनाए। जैसे कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम सन 2000 में बनाया गया था, जिसको कि हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भी कहते हैं। और एक अमेंडमेंट इसका 2008 में सूचना प्रौद्योगिकी अमेंडमेंट एक्ट आ गया। इसके अतिरिक्त शासन ने कुछ नियम भी बनाए हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बनाए हैं, फिर एक पॉलिसी बनाई गई है, और जैसे कि अभी शोभित जी ने भी बताया, ऐसे बहुत सारे फोरम भी बनाए गए लोगों की मदद के लिए। अब क्योंकि इन अपराधों की प्रकृति बड़ी विचित्र है। देखिए, पहले यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध घटित करता था तो उसको एक टीम बनानी पड़ती थी, डाकुओं की एक टीम होती थी, कुछ हथियार भी उनको अपने साथ में रखने पड़ते थे, कब आना है अपराध करने के लिए, कब वहां से चला जाना है। अब साइबर अपराध की प्रकृति ऐसी है कि देश के किसी भी कोने से, इवन दूसरे देशों से भी बैठ करके भी लोग ये अपराध आराम से घटित कर सकते हैं। सिर्फ उनको एक इंटरनेट कनेक्टिविटी और एक डिवाइस की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे लोगों को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे अभी हमारे बीच में हम बात कर रहे थे डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट के बारे में हम और जानकारी देंगे। हमारे दर्शक है मैडम कॉल पे, बिल्कुल, अभिषेक जी हैं भोपाल से। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आपका। अपना प्रश्न करें। अभिषेक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आवाज आ रही क्या? हाँ जी, हाँ जी, बताइए अभिषेक जी। मैम, मेरे 2 क्वेश्चन थे सर से। पहला तो मैम, जैसे व्हाट्सएप पे आजकल एपीके लिंक का बहुत ज्यादा प्रभाव हो चुका है। मतलब जहाँ देखो किसान एपीके या कोई भी एपीके के नाम से मतलब कोई भी ऐप आते हैं और डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, और तो उसमें हम वेरीफाई कैसे करें कि ओरिजिनल एपीके है या नहीं है। और दूसरा है मैम लिंक्स। आजकल में बहुत सारी लिंक्स आ रही हैं, किसी भी लिंक पे टच करने पे हमारा सारा डेटा लीक हो जाता है। लेकिन समस्या ये है मैम, जैसे गांव के जो लोग हैं या फिर जो आम लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता मैम कि ये लिंक ओरिजिनल है, एक्चुअल लिंक है, या फिर ये कोई स्कैमर की लिंक है। तो मैम, इस पे हम डिफरेंस कैसे करें और किस ब्राउजर में ओपन करें, कैसे करें ताकि हमारी जो प्राइवेसी है मैम वो सिक्योर रहे और हम डिजिटल अरेस्ट होने से या फिर साइबर क्राइम में जो ठग हैं उनके झांसे में आने से बचे। बिल्कुल, मैं चाहूंगा इस पर एक बार सर थोड़ा सा बताएं मैम। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया, धन्यवाद बहुत बहुत। सर, एक्सपर्ट हमारे एज अ साइबर एक्सपर्ट हैं हमारे साथ शोभित जी। शोभित जी, इसका उत्तर दें आप। देखिए, 90% लोग अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन रखते हैं। जैसे अगर आपके मोबाइल में गूगल असिस्टेंट चालू है, इसका मतलब आपका मोबाइल आपकी सारी बातें सुन रहा है, चाहे आपका मोबाइल स्टैंड बाई पोजीशन पे हो लेकिन नेट चालू है। तो सबसे पहले आप सेटिंग में जाके गूगल असिस्टेंट या गूगल स्पीच को बंद कर दें, जो कि एआई है। दूसरी चीज़, जैसा आपका सवाल था कि ऐसी कौन सी लिंक या ऐसी कौन सी चीज़ें, देखिए साहब, मैं पहले बोल चुका हूँ कि लालच बुरी बला है। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, चाहे लिंक हो चाहे .apk फाइल हो। ये आती इसीलिए कि आपका फ़ोन को एक्चुअली रिमोटली एक्सेस किया जाए। दूसरी चीज़, अगर आपके मोबाइल की सेटिंग में आप सर्च करें अननोन सोर्सेज का ऑप्शन अगर बंद है, तो आपके मोबाइल में ऐसी कोई भी अननोन सोर्सेज इंस्टॉल नहीं होंगी। वो आपको एक वार्निंग देगा कि ये चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसको आप इंस्टॉल ना करें। अगर आप उसको अनदेखा करेंगे तो ही आपका फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिकली रिमोटली एक्सेस किसी और के पास एक्सेस मिलेगा। तो आपको सबसे पहले ये करना है, व्हाट्सएप पे जो भी लेटेस्ट, जैसे आप बता रहे, लेटेस्ट जो क्राइम है वो यही अभी चल रहा है, जो रिपोर्ट हुए 2 या 3 कि शादी के कार्ड आ रहे हैं। लोग अक्सर के शादी कार्ड तुरंत खोल लेते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। आप अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में एक और चीज़ करिए, ऑटो डाउनलोड बंद करें। दूसरी चीज़, 2 वे ऑथेंटिकेशन चालू करें, चाहे आपके कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हो। अपने पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग्स बनाएं और बार बार बदलते हैं, क्योंकि यही आपकी सेफ्टी है। इसके अलावा कोई आपकी सेफ्टी नहीं, आपको बदलना पड़ेंगे पासवर्ड बार बार। और अपने जो जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, अकाउंट्स अपने जीमेल, इन सबको 2 वे ऑथेंटिकेशन, जैसे हम कहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन, वो भी आप चालू करें। और मोबाइल के सेटिंग में जाके अननोन सोर्सेज को बंद करें। जो गूगल जो प्ले स्टोर है उसी से आप डाउनलोड करें, या आईफोन है उसके आपके ऑटोमेटिक आपके खुद के अपने एप्लीकेशन है उससे ही डाउनलोड करें। आईफोन में प्रोसीजर थोड़ा इसलिए बच जाता है क्योंकि हर चीज़ पेड है, लेकिन एंड्रॉयड में हर चीज़ फ्री में है। तो कृपया फ्री के झांसे में न जाए।
दोबारा बोलो, क्योंकि वो एक नई कहावत बोलूंगा, आ बैल मुझे मार। अगर आप फ्री में जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का शिकार होने की संभावना 100% रहेगी। बिल्कुल। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात बताई, टू वे जो इन्होंने आपने बताया, टू वे वेरिफिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अपने पासवर्ड जो है वो ज़रूर लगा के रखिए, क्योंकि कोई भी एक्सेस ना कर पाए। और समय समय पर जैसा कि आपने बताया कि पासवर्ड्स को बदलते रहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ बताई आपने। इसके साथ साथ एक बात और आपने बोली कि आईफोन, यहाँ पर मैं नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका खुद का अपना एक सोर्स ऑफ मतलब सिस्टम है। और कुछ एंड्रॉयड्स की बात करें तो सेफ्टी पर्पज़ से अगर लोग इस क्षेत्र में हैं और लोग काम कर रहे हैं और उनको अगर अपना मोबाइल सिक्योर रखना है तो किस तरफ ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, आप इसके बारे में बता दें। देखिए, आईफोन जितना सुरक्षित है उतना एंड्रॉयड भी है, पर एंड्रॉयड को अगर आप सिक्योर रखेंगे तो ही। आईफोन में थोड़ी सी कंपनी सहूलियत देती है, एंड्रॉयड हैक होने में 3 सेकंड लगते हैं, आईफोन हैक होने में 8 सेकंड लगते हैं, इतना फर्क है। तो फर्क उसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी सेटिंग मजबूत रखेंगे, अगर आप अपने घर के ताले सारी चीज़ें अच्छे से क्लोज रखेंगे, अच्छे से पैक करेंगे, तो आपके घर में चोरी की संभावना बहुत कम है। तो आपको ताले मतलब जो सिक्योरिटी पासवर्ड है, अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड रखिए। आप अपने सारे जितने भी मोबाइल के सेटिंग्स हैं उसको चेक करिए। कोई भी जब ऐप आप डाउनलोड करते हैं उसको चेक करिए कि आप काय के लिए एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर आपके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन है तो क्यों है या किस काम की, नहीं तो उसको हटा दीजिए। क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे मोबाइल खेल रहे हैं या हम लोग भी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ऐड आया उसके अंदर हमने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, आपको पता भी नहीं चला। तो यही ऐप्स जो आती हैं बीच में एड्स में, यही दिक्कत देती है। इसलिए आपके मोबाइल में एक सेटिंग में आप जाएंगे, ऐड गूगल्स पे जाइए, उस पर आकर सेटिंग में चेक करिए और चेंज करिए कि हमें ऐसे ऐड नहीं चाहिए, हमें फिल्टर ऐड चाहिए या हमें ये चीज़ चाहिए। ये सब आपके मोबाइल में दिया हुआ है। हमने कहा ना आपको कि हम डिजिटल भारत की तरफ बहुत तेज बढ़ गए, लेकिन डिजिटल साक्षरता जहाँ हमें पता होना चाहिए, हम अभी भी है नर्सरी क्लास में। हम सब अपने पास बहुत अच्छे और बहुत महंगे और बहुत लेटेस्ट मोबाइल रखें, लेकिन उनकी सेटिंग्स करना नहीं जानते। जब तक हम सेटिंग्स में नहीं जाएंगे, जब तक हम कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का शिकार होते रहेंगे। बिल्कुल। और ये जो एक कहते हैं ना कि साइबर शिक्षा, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इसके लिए, और समय समय पर इसके लिए एक ऐसी वर्कशॉप्स होनी चाहिए। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको बड़ा ही सीरियस लिया हुआ है कि जो डिजिटल अरेस्ट हुआ है, उन्होंने उसके लिए भी बोला है कि लोगों को रुकना है, सोचना है, देन एक्शन लेना है। उन्होंने अपनी मन की बात में एक बहुत बड़ी बात बोली है, हम सभी के लिए सुनने के लिए, समझने के लिए ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो पहले रुकिए, सोचिए और फिर एक्शन लीजिए। इन चीज़ों को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो दुर्घटना होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि खासकर डिजिटल अरेस्ट ऐसी बात होती है कि मिनटों में क्या सेकंडों में पैसा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, और जो बड़ा ही दुखद होता है, किसी की पूरी ज़िंदगी की कमाई 2 सेकंड में किसी ऐसे खाते में चली जाती है जो कि एक फ्रॉड खाता है। तो इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो आज सिस्टम बना हुआ है, बैंक कितना श्योर है और बैंक की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों के जो फंड जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, बहुत जल्दी से चीज़ें हो जाती है और बैंक पल्ला झाड़ लेता है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपसे पूछ रही हूँ शोभित जी। एक्चुअल देखिए, आप जब बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग सेक्टर अपने आप में बहुत स्मार्ट है, बहुत सुरक्षित है, बहुत सिक्योर है। देखिए, पहले एटीएम पे आप जाते थे, पैसा निकालते थे तो आपको उसे पिन देना पड़ता था। आज अगर आप पैसा निकालते हैं कुछ अमाउंट ज़्यादा तो आपको ओटीपी आता है। जैसे ही हम यूपीआई की बात करते हैं, क्योंकि अब यूपीआई एक अलग प्लेटफॉर्म है, बैंकिंग एक अलग प्लेटफॉर्म है, तो आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यूपीआई से आप जब ऐड बैंक और रिमूव बैंक करते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगते हैं। आप अपने वॉलेट में 3-4-5 हज़ार रुपये रखें और बैंक के अकाउंट को रिमूव कर दें। गलती से अगर गलती हो गई, कोई लिंक दब गई या कोई ऐसा कुछ होता है, वो आपके यूपीआई पे अटैक हुआ तो वो आपका पैसा 3-4 हज़ार ही जाएगा। अन्यथा अगर आपकी बैंक से वो अटैच रहा या आपने उसको ऐड कर रखा है तो आपके बैंक का खाता खाली कर देगा। क्योंकि आप कई बार गलती होती है, इंसान से गलती होती है, जैसे ट्रैफिक नियम में गलती होती, पता है हेलमेट पहनना है फिर भी नहीं पहनते, गलती हो गई है ना, सीट बेल्ट लगाना है लेकिन गलती हो गई। वही प्रक्रिया मोबाइल के साथ भी है कि गलती से गलती हो जाती है, पता ही नहीं था हमको और हो जाती है। तो यही आपको करना है कि यूपीआई से बैंक को रिमूव रखें, 3-4 हज़ार अकाउंट अपने पास रखें। करेंट अकाउंट अगर आप व्यापारी हैं तो अपने यूपीआई की जगह बैंक के ऐप्स को यूज़ करें, वो आपके लिए बेटर है। 90% डाटा हमारे लोगों ने अपने मोबाइल में सेव कर रखा है, जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, आपकी यूपीआई डिटेल्स। आप अमेजोन पे जब ऑनलाइन या फ्लिपकार्ट पे जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको कुछ नहीं देना होता है, आपको सिर्फ ओटीपी डालना होता है
ऑटोमेटिकली सब कर वो कर लेता है, क्योंकि आपके मोबाइल में ऑटो सेव है। इसी प्रकार से आपके मोबाइल का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं लीक हो रहा है, क्योंकि आपने मोबाइल आपकी जो आपकी डिटेल्स है वो आपने कहीं ना कहीं डाल रखी है। फेसबुक पे आपने अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ डाल रखी है, फेसबुक पे आपने अपनी एनिवर्सरी डाल रखी है, फेसबुक पे आपने अपने सारे रिलेशन डाल रखे हैं। तो ये जब आपने डाल रखे हैं तो लोग वो देख रहे हैं, तो आपका एक ही काम करना है ये कि अपने सारी फेसबुक की सेटिंग्स को भी लॉक करके रखना है कि सिर्फ आपके फ्रेंड्स देखें, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स भी ना देख पाए, सिर्फ फ्रेंड्स देखें, क्योंकि आप अपना जितना सर्कल बढ़ाना चाहेंगे उतना आपको नुकसान होगा। सो बैंकिंग की हम वापस बात कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बैंक इसमें दोषी नहीं होता है। बैंक जब दोषी होता है कि बिना OTP आए आपका पैसा चले जाए तो बैंक वो पैसा रिफंड करेगा। अन्यथा आपको एक काम करना है, cybercrime.gov.in ये वेबसाइट आप याद कर लें, cybercrime.gov.in। इस पे जाके आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। बिल्कुल। गलती से UPI से किसी को गलत पेमेंट चला जाए उसके लिए आपको संचारसाथी.in में जाके चक्षु ऐप है, उसको आप ओपन करेंगे, उस पर आप अपनी सारी डिटेल्स देंगे, वो सारे जो आपके ट्रांजैक्शन हुए हैं वो फ्रीज हो जाएंगे और आपको पैसा मिल सकता है। बिल्कुल। दर्शकों, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, क्योंकि पुलिस का जो जितना योगदान है मतलब किसी भी क्राइम को बचाने में, वो बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं ना, उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। हर जगह पुलिस का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है और पुलिस हमारी जो है वो बहुत बेहतरी से काम करती है और कोशिश करती है कि अपराधों को कम किया जाए। तो डिजिटल अरेस्ट की अगर हम बात करें तो डिजिटल अरेस्ट पर ये भी जानना चाहते हैं हम कि, और आपको बताना भी चाहते हैं कि क्या अभी घटित हो रहा है और इस समय क्या सिचुएशन है। तो हमारे साथ पुलिस कमिश्नर भोपाल हरिनारायण चारी जी हैं फ़ोन लाइन पर। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार MP में। सुमिता सिरोठिया निवेदन कर रही थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आज साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट पर चर्चा कर रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर, और स्टूडियो में हमारे साथ एक्सपर्ट हैं और एक लॉ एक्सपर्ट भी हैं हमारे साथ। लेकिन मैं उससे पहले आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में आज क्या हालात हैं डिजिटल अरेस्ट को लेकर और किस तरह से पुलिस काम कर रही है। खासतौर पर साइबर अपराधियों के अगर अपराध करने के मॉडस ऑपरेंडी को देखें तो जैसे ही उनको पता चलता है कि किसी खास तरीके को लेकर के लोग सक्रिय हो गए हैं और सावधान हो गए हैं, वो तुरंत अपने मॉडस ऑपरेंडी को बदल लेते हैं। हाल के दिनों में अगर देखेंगे तो लगभग हर बड़े शहर में डिजिटल अरेस्ट के बहुत सारे केसेज, बहुत सारे ऐसे नए मामले आए हैं जो नए मॉडस ऑपरेंडी के रूप में। और इसमें खास बात है कि बहुत पढ़े लिखे लोग जो बहुत ही मतलब न सिर्फ उच्च शिक्षित हैं बल्कि तकनीकी रूप से भी कई बार जागरूक हैं, ऐसे लोग भी इसका शिकार होते हैं। इसके पीछे की परिस्थितियाँ ठग कुछ इस तरीके से बना देते हैं, कुछ इस तरह का बैकग्राउंड बना देते हैं, कुछ इस तरह का भय और भ्रम का वातावरण पैदा करते हैं कि लोगों को यकीन हो जाता है और जब तक वो उस मनस्थिति से बाहर आ पाते हैं वो ठग चुके होते हैं। तो इस तरह की स्थितियों को देखते हुए इसी तरह से पिछले कुछ दिनों में नए नए मॉडस ऑपरेंडी अभी गुमशुदा बच्चों को लेकर के कुछ नए ट्रेंड्स आए हैं, जिसमें कि खास तौर पे जो जिन लोगों के गुमशुदा बच्चे हैं या कहीं अखबार में किसी ने विज्ञापन दिया या किसी सोशल वेबसाइट से पता लगा, उसके घर वालों से संपर्क करके उनको मिलने की बात कहते हैं, उनके पता लगने की बात कहते हैं और उसमें कुछ रकम वो अपने खाते में डलवा लेते हैं। कुछ एक मामले आए थे जिसमें अभी 3-4 केसेज जो पिछले 1 महीने में जिस मॉडस ऑपरेंडी से आए हैं, जिसमें किसी व्यक्ति की डिलीवरी की बात की जाती है, कोई सामान उनके घर पे आ रहा है, कोई सामान किसी भी तरह के खासतौर पे जो ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं उनसे किसी सामान के आने की बात कही जाती है। व्यक्ति जब उसको वापस करता है क्योंकि वास्तव में उसने उसे बुलाया ही नहीं होता है, तो एक OTP आता है और संबंधित एक कॉल आता है जिसमें मांगा जाता है वापस हो रहा है और जैसे ही वो व्यक्ति OTP देता है उसके खाते खाली हो जाते हैं। तो कई बार इस नए तरीकों को समझना, सावधान रहना यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम डिजिटल तरीके से अपने सारी आर्थिक गतिविधियों को तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसकी जो सावधानियां जो अपेक्षित है उसको भी हमें जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। और इसको लेकर के यहाँ पर हमारे खासतौर पे जो भोपाल में जो साइबर क्राइम का हमारा जो सेक्शन है उसमें हम लोगों ने काफी इसकी एक मजबूत टीम तैयार की है। अगर कोई वहाँ पे रिपोर्ट करता है, कोई शिकायत करता है तो तत्काल कार्रवाई होती है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पिछले दिनों से घटनाओं में लोगों की सक्रियता को बढ़ाने के लिए अभी सभी स्थानों में साइबर डेस्क की स्थापना की गई है। पहले जैसे साइबर क्राइम में या क्राइम ब्रांच में खासतौर पे इसमें कार्रवाई होती थी, लेकिन अभी भोपाल के किसी भी थाने में आप जाएंगे तो हर थाने में पिछले 1 दिसंबर से साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है और वहां जाकर के हम अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अगर समय सीमा के अंतर्गत अगर हमें प्राथमिकता पर, उच्च प्राथमिकता पर उसे
दर्ज कराए तो उस पैसे को हम वापस पा सकते हैं। इसमें समय अवधि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम उसमें विलम्ब करते हैं तो कई बार पैसे तत्काल निकल जाते हैं, इसलिए हमें काफी तत्परता से ध्यान रखते हुए इसमें रिपोर्ट करनी चाहिए। और तत्परता और जागरूकता के लिए भी पुलिस ने बहुत अभियान चलाए हैं यहाँ पर, खास तौर पे लोगों तक, बच्चों तक और सोशल मीडिया और हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ तक लोगों तक पहुँचा जा सके पुलिस की कोशिश रहती है। तो एक जागरूकता के माध्यम से लोगों को इसके बचने के माध्यम से, और अगर घटना हो जाती है तो तत्परता से शिकायत के माध्यम से हम इसके प्रभावों को न्यूनतम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं अंत में आपसे यही जानना चाहूंगी कि जो जनता या जो भी दर्शक आपको सुन रहे हैं, उन्हें डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए, एक संदेश के तौर पर आप हमें बताएं। उन्हें यह बात समझना चाहिए कि किसी भी तरीके की कोई भी एजेंसी, चाहे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो, चाहे और कहीं भी ये संभव नहीं है कि वो सिर्फ कॉल के माध्यम से कोई फोन करे और किसी तरह की तहकीकात करे। तो उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। अभी एक नई शिकायत आई थी, पहले इस तरह के जो कॉल्स आते थे, उस कॉल्स में खास तौर पर पुलिस अधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति आता था, ठग और खास तौर पर पैसे की मांग करता था और परिस्थितियां इतनी उलझी हुई बताता था कि व्यक्ति को लगता था कि वास्तविक परिस्थितियां हैं और उसका शिकार हो जाता था। लेकिन अभी एक ऐसा भी मामला आया जिसमें एक न्यायालय का वातावरण तैयार किया हुआ था, जिसमें पीछे मजिस्ट्रेट और कुछ इस तरह की वातावरण था कि व्यक्ति भ्रम के आवेश में आ गया। उसे लगा कि किसी न्यायालय ने सजा सुनाई है और उसका शिकार होकर उसने 44 लाख रुपए उसमें जमा कर दिए। तो इस तरह की परिस्थितियां लगातार निर्मित करते हैं, तो इसमें सावधान रहने की जरूरत है। खासतौर पे किसी भी इस तरह की कॉल को रिस्पॉन्ड न करें। अगर किसी कॉल पे लगता है कि कोई कॉल स्पूफिंग का मामला है, कॉल स्पूफिंग में किसी और के नंबर से कॉल आ रहा है, जिस व्यक्ति का कॉल डिस्प्ले हो रहा है वास्तविक नहीं है, उसकी वास्तविकता पर शक है और पैसे की मांग की जा रही है, तो तत्काल उस कॉल पे हमें जो नंबर है उससे सीधे कॉल बैक करना चाहिए। क्योंकि जब हम कॉल बैक करते हैं तो वो ओरिजिनल उपभोक्ता के पास नंबर पहुंचता है। ये जो डिस्प्ले जो नंबर्स होते हैं कॉल स्पूफिंग के माध्यम से, वो इंटरनेट से होते हैं। तो हम जब कॉल डायल करेंगे तो फिर हमें वास्तविक उपभोक्ता से फोन पहुंचेगा और हम जान सकते हैं कि वास्तव में उसने कॉल किया है कि या किसी ने फेक नंबर से उसके कॉल स्पूफिंग के माध्यम से उसके नंबर का इस्तेमाल किया है। तो हम थोड़ी जागरूकता के माध्यम से और इस तरह की चीजों को, अनावश्यक हम लिंक को न खोलें, ओटीपी शेयर न करें, जानकारी न करें और कोई घटना हो तो तत्काल पुलिस को सूचना दें, तो हम इसको लेकर के इसके प्रभावों को न्यूनतम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं एक अंतिम आपसे प्रश्न जानना चाहती हूँ कि कोई अगर कॉल करना चाहे और पुलिस की मदद लेना चाहे तो वो किस नंबर पर कॉल कर सकता है? अगर 1930 पे आप कॉल करें, 1930 एक यूनिवर्सल नंबर है जिसमें तत्काल शिकायत आ जाती है और उस पर रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, तो 1930 पे कर सकते हैं। और नहीं तो जैसा मैंने बताया कि अब हेल्प डेस्क सभी थानों में, अपने नजदीकी थाने में चले जाएं, तब हर थाने में यह उपलब्ध है हेल्प डेस्क, और वहां जाकर के शिकायत करें। अब आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, आपका जो भी नजदीकी थाना वहां पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, डिजिटल अरेस्ट पर जो आपने अपने विचार व्यक्त किए और जनता को जन जागरूक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे साथ थे आज हरिनारायण मिश्र जी, जो कि पुलिस कमिश्नर भोपाल हैं। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं मैडम से चर्चा कर रही थी, मैडम डिजिटल अरेस्ट के बारे में आप थोड़ा सा बता रही थी हमारे दर्शकों को, वो आप आगे कंटिन्यू करें। डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई टर्म वैसे है नहीं, है ना। अरेस्ट अपने आप में तो कोई सजा देना होता नहीं है। अरेस्ट क्या है? अरेस्ट ये होता है कि पुलिस या कोई सरकारी एजेंसियां, जैसे जिसमें नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो भी हो सकता है ना, किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है यदि उसके खिलाफ कोई अपराध घटित होने की शिकायत की गई, तो उस व्यक्ति को अपने साथ में लेकर के पुलिस उससे पूछताछ ही तो करती है ना। पर साइबर अरेस्ट नाम का कोई भी टर्म विधि में नहीं है। अगर अरेस्ट किसी व्यक्ति को किया जाएगा तो वारंट लेकर के अधिकारी आएंगे घर पर और उसको लेकर के जाएंगे, इसके बाद में जमानत भी तो होती है। तो जो साइबर अरेस्ट का मामला है, इसमें व्यक्ति की साइकोलॉजी से खेला जाता है दरअसल। जैसे कि पहले प्रैंक कॉल करते थे मजाक मजाक में, और प्रैंक करके उसमें ये होता है कि आपके ही दोस्तों से जानकारी ले ली जाती है कि भाई आपका कहीं मोबाइल गया हुआ है रिपेयरिंग के लिए, या आपका लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए गया है, तो आपसे मजाक करके जो है बातें की जाती हैं, जिनको प्रैंक कॉल कहते हैं। इसी चीज को एक आपराधिक मानसिकता वाले लोग आपराधिक शेप दे करके आपको डराते हैं। डिजिटल अरेस्ट में कई तरीके के बहाने, देखिए क्या होता है कि आपको वीडियो कॉल किया जाता है इसमें, और वीडियो कॉल करके मजबूर किया जाता है कि आप उस कॉल को काटे ना। आपकी साइकोलॉजी से खेला जाता है। आपसे कहा जाएगा कि आपने कोई पार्सल भेजा है कहीं किसी देश में या किसी और स्थान पर, या आपके पास में आ रहा है और उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जिसके कारण के आपके खिलाफ कोई मामला बन सकता है, केस बन सकता है। जैसे उसमें ड्रग्स है, उसमें कोई स्मगलिंग के से रिलेटेड आइटम्स हैं,
और आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो आप कुछ पैसा दीजिए। तो एक तरीके का कहना चाहिए साइबर लूट, साइबर अपराधी जो है एक तरीके की लूट इस माध्यम से कार्य करते हैं। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि कई बार अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया, आपने उठाया और आपने देखा दूसरी तरफ कोई महिला है जिसने जो कि निर्वस्त्र है, और उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा उस कॉल को, या फोटो खींच लिया जाएगा और फिर आपसे कहा जाएगा कि ये हम पब्लिक कर देंगे, सोशल मीडिया पर डाल देंगे, नहीं तो आप इतने पैसे हमको दीजिए। इस तरह से लोगों की साइकोलॉजी से खेला जाता है। या आपसे कहा जाएगा कि आपका बेटा किसी गंभीर अपराध में फंस गया है। हाल ही में इंदौर की घटना है, एक महिला हमारे मध्य प्रदेश की, इंदौर की, उनको 5 दिन से अधिक इनको डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। उनके पास में अनजान नंबर से कॉल आया और कई बार +91 इंडिया का कोड है, +92 से भी कॉल आते हैं, पाकिस्तान से, दूसरे देशों से भी आते हैं। और उन महिला से ये कहा गया कि आपकी बेटी किसी बहुत बड़े अपराध में फंस गई है और अरेस्ट होने वाली है, नहीं तो आप इतना पैसा दीजिए, 1 लाख रुपए दीजिए। तो अब कोई भी व्यक्ति जो है अपने बच्चों को ऐसी परिस्थिति में अगर जानेगा तो डर ही जाएगा। तो सतर्कता उन्होंने नहीं रखी और बहुत समय तक उनको घर के बाहर नहीं जाने दिया कि अगर आप कॉल को काट देंगी या आप ओझल हो जाएंगी आंखों से तो फिर हम आपकी बेटी को अरेस्ट कर लेंगे। और उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया। कार्डियक अरेस्ट आने के बाद उनकी मृत्यु हो गई इसके कारण। तो इस प्रकार से अपना जीवन भी आप खो सकते हैं यदि इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं, अपना पैसा आप खो सकते हैं। तो प्रतिष्ठा खोने के डर दिखा करके, है ना, और ये जानकारी इन लोगों के पास में कहीं ना कहीं से होती है, कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने सोशल मीडिया में अपनी जानकारी डाली है। कहीं भी हम जाते हैं, हम फेसबुक में अपनी जानकारी डाल देते हैं, स्टेटस लगा देते हैं, व्हाट्सएप में लोग रील्स डाल देते हैं। और इसके अलावा भी अन्यथा हम कहीं, जैसे कि शुरू में बात हुई कि हम कहीं होटल में जाएं या हम कहीं एडमिशन लेना चाहें, तो हमारी बहुत सारी जानकारी हमारे मोबाइल में है। और हैकिंग के द्वारा हमारे मोबाइल में जो कुछ भी है, जैसे चोर हमारी मर्जी के बिना घर में घुस के सामान ले जाता था, वैसे ही ये साइबर ठग या साइबर चोर हमारे मोबाइल में, हमारी डिवाइस में घुस करके बिना हमारी अनुमति के हमारे पासवर्ड ले जा सकते हैं, हमारी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है वो चुरा लें, हमारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनको डिलीट कर दें या उसमें ताला डाल देते हैं और उसके बाद वो पैसा मांगते हैं। तो ये जो जैसे कि हम चर्चा इस चीज पर कर रहे हैं, साइबर अरेस्ट, साइबर अरेस्ट तो एक माध्यम है साइबर अपराध कारित करने का। आपको अरेस्ट करके आपसे पैसा ऐंठना, आपको अरेस्ट करके आपसे वो काम करवाना जो आप करना नहीं चाहते। तो ये एक तरह की मानसिक प्रताड़ना है। और जैसे कि अभी चर्चा हुई कि पुलिस या कोई भी एजेंसी, चाहे वो CID हो, चाहे वो CBI हो, ED हो, कोई भी संस्था हो या पुलिस विभाग ही क्यों ना हो या न्यायालय ही कोई ना हो, इस तरह की कार्यवाहियां कभी भी ऑनलाइन या फोन पर नहीं होती। इसके लिए सावधानी और सतर्कता से बड़ी और कोई भी चीज नहीं है। झांसे में ना आए। आवश्यकता से अधिक जानकारी आप कहीं किसी फोरम पर मत दीजिए। जितनी मिनिमम जानकारी है उतनी ही दीजिए। और साइबर हाइजीन कहते हैं ना, ये बीमारी है हमारे समाज की, ये बीमारी है। वायरस का आ जाना, इलेक्ट्रॉनिक वायरस का आ जाना, जैसे कि कोविड की बीमारी फैली थी, एक वायरस आया, उसने अपने आप को मल्टीप्लाई किया, हमारा शरीर खराब कर दिया। इस तरह से हमारे जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, इसके अंदर वायरस आ जाते हैं और फैल जाते हैं, और फैल करके ये बीमारी पैदा कर देते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे समाज को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप बिल्कुल ना डरे। ऐसे नंबरों से आए हुए कॉल्स को आप उठाएं ना, सबसे पहले पहचाने हुए नंबरों के कॉल्स को ही उठाएं। यदि आप उठा लेते हैं तो उनसे बात ना करें। एक बार आपने बात करी, वो आपको साइकोलॉजिकली झांसे में ले लेंगे और बात से बात बढ़ती चली जाएगी। आप फोन को काटिए, पुलिस से संपर्क करिए, 1930 पर कॉल करिए। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं, आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि डिजिटल अरेस्ट के साथ ही या अलावा कोई तस्वीरें या सेंसिटिव जानकारी आपकी ऐसी है जो आप नहीं चाहते और मीडिया पर डाल दी गई है, तो आप पुलिस की मदद लेकर उसको 24 घंटे के अंदर ही आप खबर कीजिए, वो जानकारी वहां से हटा दी जाएगी। बिल्कुल। ये एक हैकिंग का जो आपने बताया कि फोटोज़ और ये वीडियोस जो है वो भी हैक हो जाते हैं, सोशल मीडिया साइट से हैक हो जाते हैं, तो ये तो एक खैर मतलब बहुत आज कॉमन चीज़ हो गई है। मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे करना था, डेटा ब्रीच जो है वो क्या है, दर्शकों को बताइए, किस तरह से काम करता है, इसके बारे में बताएं। एक्चुअल डेटा ब्रीच जो है, आप देखिए समझिए इसको डेटा ब्रीच जी। देखिए मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ। आपका अकाउंट बैंक में है, आपने बैंक में खाता खुलवाया, बैंक वो अपने जो सहयोगी संस्था है जैसे इंश्योरेंस, उसको वो देगा, वहाँ से वो क्रेडिट कार्ड को जाएगा, वहाँ से वो लोन्स को जाएगा, और ऐसे करते करते आपका पूरा जो डेटा है, आप उसको बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में, मतलब लेमन लैंग्वेज की बात करते हो,
इसको आप यहाँ से पूरे में स्प्रेड हो जाएगा, सब जगह फैल जाएगा और ये सब जगह ये इसका इस्तेमाल होगा। आपके पास फ़ोन आएंगे कि साहब हम यहाँ से बात करें, आप सोचते होंगे आपके पास फ़ोन कहाँ से आते होंगे। ये एक फर्स्ट लेवल जैसे हम कहते हैं मैनुअल फॉल्ट, यहाँ से ये शुरू होता है। इसके बाद फिर ये ऑनलाइन में आता है, जैसे आपने सुना होगा SBI के क्रेडिट कार्ड का डेटा लीक हो गया, आपने सुना होगा कि फला संस्था का इतना डेटा लीक हो गया या अस्पताल का इतना डेटा लीक हो गया। तो ये होता मैनुअल फॉल्ट है, बाद में फिर ये साइबर क्राइम का रूप लेता है, तो कहीं ना कहीं ये डेटा ब्रीच होता है। इसे हम एक चीज़ और कहेंगे कि डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग अपने आप में एक नई चीज़ है, नया शब्द है कि हम डेटा को माइन करें, खोदें, निकालें कहाँ है। तो ये सब चीज़ें लोग इकट्ठा करके, ये जितने भी ठग है एक्चुअली ये है 420, ये केवल अपने बोलने और स्टाइल से और आपको डराने के स्टाइल से या आपसे लोग प्रलोभन दे के या आपको फंसा के, जैसा मैडम ने कहा कि वो वीडियो कॉल आता है ऐसा हो जाता है। तो आप सबसे अच्छा मैंने आपको तरीका बताया कि अपने फ्रंट कैमरे पर जो बिंदियाँ महिलाएं सर पे लगाती वो लगा के रखें। भाई आपके पास 24 घंटे तो वीडियो कॉल आते नहीं, जब आए आपके पहचान का हो तब आप उसको हटा लें। दूसरा, आप इंटरनेट बंद करके रखें। भाई इतने आप इंटरनेट वो तो है नहीं शेयरिंग करने के लिए कि अभी व्हाट्सअप आ रहा है, अभी आपको मैसेज भेजना है, अभी आपके पास कोई काम आ रहा है, कोई पेपर आ रहा है या कोई चीज़ आ रही है। तो जितना आप इंटरनेट बंद रखेंगे उतना आप बचेंगे। भाई जब जरूरत हो तब इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इंटरनेट फ्री में मिल रहा है, फिर मैं बोल रहा हूँ फ्री में इंटरनेट मिल रहा है ना आपको, तो उसका इस्तेमाल वैसे करें जो बहुत ज़रूरी हो, अन्यथा आप कहीं ना कहीं उलझेंगे। क्योंकि हमारे वृद्धजन आज हम देख रहे हैं जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी आज लोग सिर्फ मोबाइल में ही लगे रहते हैं, 24 घंटे इंस्टा रील देख रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपनी सोशल लाइफ को खत्म कर रहे हैं। शोभित जी, मैं आपसे प्रश्न आपके आगे से पूछना चाहती हूँ। देखिए बच्चे जो मासूम लोग हैं वो इसमें कई बार फंस जाते हैं। ऐसे कई गेम भी चले थे पहले, गेमिंग चैनल्स, कि आपके बच्चे सुसाइड कर लेते थे कि अब आप ये करिए, इतना पैसा भेजिए। तो क्या पेरेंट्स इस तरह कहीं वॉच रख सकते हैं या बच्चों को ऐसा खेल खेलने से रोक सकते हैं कि बच्चे इसमें ना फंसे? देखिए पहले के ज़माने की हम बात करें, जब हम 80s 90s की बात करें तो हम लोग पास वीडियो गेम हुआ करते थे, हम लोग वीडियो गेम खेलते थे। अब क्या है, आप खुद देखें कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसकी मम्मी उसको, क्योंकि हम क्या संयुक्त परिवार में नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं, मम्मी मोबाइल पकड़ाती, बेटा मोबाइल मैं खाना खा लूँ, मैं काम कर लूँ। वो जो मोबाइल की आदत है वो धीरे धीरे उस बच्चे को वो क्रेजी बनाती है। और इस प्रकार से बच्चे पे हम देते तो हम पेरेंटल लॉक नहीं करते। जैसे यूट्यूब ने खुद किड्स यूट्यूब लॉन्च किया हुआ है, गूगल के अंदर हमारे पास पेरेंटल लॉक है, हमारे पास बहुत सारी, हमने क्या बोला, हम डिजिटल सेटिंग्स को नहीं जानते, डिजिटल साक्षरता हमारे लिए 0 है। तो जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे, हम इस चीज को नहीं ज्ञान लेंगे कि हमें क्या क्या करना है, हमारे लिए क्या क्या फीचर्स है, इतने सारे फीचर्स है मोबाइल में कि उसका इस्तेमाल हम नहीं करते। जैसे कैमरे में हम फोटो खींचते हैं लेकिन हमने जियो टैगिंग ऑफ नहीं की। हम जैसे कहीं भी जाते हैं तो हमारा GPS चालू है, हमने GPS बंद नहीं किया। कहीं अगर आपका फोन, अगर कोई, जैसे महिलाओं के साथ बहुत होता है ये साइबर स्टॉकिंग, एक केस है जो बड़ा खतरनाक है। ये क्या करता है, स्टॉक करता है कि आपकी GPS को भी स्टॉक कर रहे हैं, आपको भी स्टॉक कर रहे हैं, बिल्कुल आपका पीछा करते हैं। आप जो भी सेल्फी डालोगे, जो भी फोटो डालोगे, उस पर कमेंट्स ना दे एक बार, लेकिन वो देखेगा जरूर। इसी पे एक बहुत अच्छा केस याद आ गया, वैकेशन रॉबरी, मैं बताता हूँ, बहुत एक मजेदार केस है। इंदौर में एक बच्ची थी, उसने अपना फोटो डाला कि हम गोवा जा रहे हैं, उसने पूरा अपडेट करती रही। गोवा के 7 दिन है, 7 दिन बाद जब घर लौटे तो पूरा घर साफ, घर में एक सामान नहीं मिला, क्योंकि वो जो चोर थे वो भी स्मार्ट थे, वो भी स्मार्टफोन यूज करते थे, वो लड़की को फॉलो कर रहे थे। उन्होंने उसको फॉलो किया, 7 दिन के लिए गए, 7 दिन वो घर पे रहे, 4 दिन खाना बनाया, मस्ती करी, पूरा सामान पैक किया और लेके निकल गए। तो जितना हम आप प्रेजेंस रहेंगे ऑनलाइन, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, आपको ध्यान रखना है कि आप क्या शेयर कर रहे हो, कब शेयर कर रहे हो, कब लाइक कर रहे हो, कब पोस्ट कर रहे हो, क्या ये सही न्यूज़ है, क्या ये, जैसे आजकल आता है 10 लोग को भेज दो नहीं तो आप नाराज, वो आपका दिन खराब हो जाएगा। और अब आजकल धर्मों को लेकर कई ऐसी चीजें चल रही है। जी, इसके साथ ही जैसे कि कई बार ऐसे हेट न्यूज आती है व्हाट्सएप पे मैसेजेस, कि भाई आप एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों पे हमला कर दिया, गाय फेंक दी काट करके। तो इस तरीके की जो फेक न्यूज है, ये भी तो समाज में, ये भी एक तरीके का साइबर अपराध है। हम अभी एक चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारे कॉलर हैं फोन लाइन पे, अशोक जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार MP में, आपका प्रश्न करें। जी, मैं सर से ये जानना चाहता हूँ मैडम जी कि आजकल क्या मोबाइल पर बहुत सारे धमकी भरे मैसेज आने लग जाते हैं, लोगों को दर्द में बातें करते हैं, कुछ भी बात पूछने लग जाते हैं, देर देर तक बात करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको किससे शिकायत करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए जिससे वो गलत मैसेज देना बंद कर दें? ये फोन आपके पास
नॉर्मल कॉल्स पे आते हैं या व्हाट्सएप कॉल पे आते हैं? अगर ये व्हाट्सएप कॉल पे आते हैं तो सीधा इसका जवाब है कि आप उसको ब्लॉक करें या आप उसका थोड़ी देर उस समय इंटरनेट बंद रखें। अगर आपको शिकायत करनी है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि cybercrime.gov.in पे आप साइबर में जाकर शिकायत कर सकते हैं, या फिर आप जितने भी अब थाने हैं वो सब में हेल्प डेस्क आ चुकी है, आप वहाँ जाकर शिकायत कर सकते हैं। और इसकी शिकायत आप जाके साइबर क्राइम हेल्प डेस्क में भी करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, आपको जरूरी नहीं साइबर सेल में ही जाना है। जी। अब संबंधित थाने में भी आप जाएंगे, अगर साइबर से संबंधित अगर आपके साथ कोई क्राइम हुआ है या किसी तरह से आपको कोई धमकी प्राप्त हुई है तो आप उसकी रिपोर्ट जाकर संबंधित थाने में, आपके क्षेत्र के संबंधित थाने में जाकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका कि आप साइबर के प्रति शिक्षित हो, यानी साक्षरता बहुत ज़रूरी है, उसको समझिए। कोई भी चीज़ जो घटित हो रही है उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए कि कोई भी जानकारी हम किसी भी संबंधित व्यक्ति को फ़ोन कॉल्स पर नहीं देंगे जब तक वो वेरीफाइड नहीं होगा। चर्चा कर रहे थे हम आगे, तो आप हमें डेटा ब्रीच के बारे में बता रहे थे। मैडम, आपने बताया कि मैसेज जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, जिससे भी क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? देखिए, सबसे मेन चीज़ है, हमने जैसे मोदी जी ने भी कहा, धैर्य रखिए, सोचिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। इस प्रकार की जितनी भी न्यूज़ होती है कि एक स्कूल के टीचर ने बच्चों को मारा या किसी लड़के ने किसी मूर्ति पर ऐसा कोई ऐसी चीज़ कर दी या किसी ने कुछ ऐसा किया, आप 2 मिनट धैर्य रखिए, वो वीडियो को देखिए। आपने देख लिया, बड़ा अच्छा, कोई बात नहीं, उसके बाद जानकारी निकालिए, गूगल पे सर्च करिए ना, वो वीडियो कितना पुराना है, कब का है, क्या वो सही जानकारी है, क्या वो न्यूज़ में आ रहा है, क्या वो आज तक पे आ रहा है, क्या वो दूरदर्शन पे आ रहा है, क्या वो किसी और चैनल पे आ रहा है। आप देखिए कि अगर वो न्यूज़ नहीं है या हो रहा है तो प्रशासन उस पर एक्शन लेगा। आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे, आप उसको वायरल नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। कई ऐसी न्यूज़ होती, कई जगह होता है, कई जगह ऐसे दंगे हो जाते हैं इस कारण से कि पुरानी न्यूज़ को लेकर फैला दिया, आगे बढ़ा दिया। तो लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप उसको समझिए, ध्यान रखिए कि आप क्या बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ एक अलग मोड़ पे चली जाती है। जी, तो दर्शकों, अगर आज हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम पर और डिजिटल अरेस्ट पर भी हम एक विशेष चर्चा इसी के अंतर्गत कर रहे हैं, तो कोई भी प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई विचार हो जो आप हमसे साझा करना चाहते हो, तो हमारे टेलीफोन नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो उसका समाधान आपको दे सकते हैं। चर्चा हम आगे जारी रख रहे हैं। अब इसके लिए, जैसे किसी के साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ है, ये डिजिटल अरेस्ट वर्ड जो है वो अभी कुछ चलन में ज़्यादा आ गया है, क्योंकि जिस तरह से हमारे एंड्रॉयड हुए फ़ोन्स हुए, उनके कैमरे जो है वो हमें कहीं ना कहीं एक तरह से हमें वो बाधित कर रहे हैं। उन सब चीज़ों के लिए डिजिटली हमें कॉल किया जाता है और देन आफ्टर दैट लोग अरेस्ट हो जाते हैं, एक जगह रुक के रह जाते हैं। तो उसकी जो कंप्लेंट्स हैं वो आपने बताया कि किस तरह से करें, लेकिन बहुत से लोग डरते हैं इस चीज़ से, साझा नहीं करना चाहते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, शोभित जी? देखिए, साझा अगर आप नहीं करें तो कहीं ना कहीं कोई और फंसेगा और कहीं ना कहीं और भी प्रताड़ित होगा या साइबर क्राइम का शिकार होगा। अगर आपको लगता है आपके पास कोई कॉल आ रहा है या व्हाट्सअप कॉल आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये फ्रॉड है या गलत है या कोई आपके पास मैसेज आ रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, तो आप सीधा sanchar-sathi.in पे जाइए, उस पर चक्षु ऐप को खोलिए, उस पर वो फ्रॉड होने वाले नंबर भी अगर आप डाल देते हैं तो भी लाखों नंबर ब्लॉक हो चुके हैं, लाखों वेबसाइट्स, लाखों ऐसी चीज़ों को ब्लॉक किया है सरकार ने। अगर आपको शक हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो भी आप कर सकते हैं चक्षु ऐप, जो कि sanchar-sathi.in के अंदर है। अगर आप साझा नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, लोगों को नहीं अवेयर करेंगे, दूसरे लोगों की मदद कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल मैडम, मैं यहाँ क्योंकि अपराधों की बात हो रही है तो आप लॉ एक्सपर्ट हैं, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि अपराध अगर हो रहे हैं तो उन्हें कम करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो अपराधों को जो कम करने के लिए जो चुनौतियां आ रही हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं? बहुत अनेक चुनौतियां इसमें आ रही हैं। एक तो जैसे कि जिस स्पीड से पुलिस दौड़ रही है और जिस स्पीड से ये अपराधी दौड़ रहे हैं, ये एक तरीके की रेस है आपस में। नई नई टेक्निक, जैसे आपने एक प्रकार के अपराध को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म बनाया, लोगों को अवेयर किया, उन्होंने एक नया तरीका तुरंत निकाल लिया। तो इसमें सबसे बड़ी तो सुरक्षा और सावधानी जरूरी है। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है। यहाँ तक कि हमारी जो आवाज है, हो सकता है आपके पास में ऐसे नंबर से फोन आया, आपको लगे आपके बेटे की आवाज है, आवाज की क्लोनिंग हो जाती है। तो एआई की मदद से इस तरीके की आवाज आपको आएगी कि आपका बेटा बोलेगा कि मैं किसी मुसीबत में हूँ, आप उस फोन को काटिए, तुरंत कॉल बैक करिए अपने बेटे के फोन पर
और आप दूसरे सोर्सेस से पता करिए कि ये जानकारी सही है कि नहीं। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इवन नकली वीडियो तक बनाए जाते हैं, जिसमें कि आपके जो रिश्तेदार हैं या आपका बच्चा या आपके दोस्तों के वीडियो बना करके आपसे मदद मांगी जाएगी, आपको लगेगा ये असली है। तो इसलिए आप हमेशा इस तरीके की इंफॉर्मेशन को रिसीव ना करें, उसे काट कर वापस कॉल लगाइए और दूसरे स्रोतों से आप पता करिए ये सही है कि नहीं है, है ना। और साइबर पोर्नोग्राफी, जैसे आप क्या अपलोड कर रहे हैं, साइबर पोर्नोग्राफी कितना बड़ा एक जाल बन गया है, बच्चों को फंसा करके उनसे इस तरीके के वीडियो ले लेना कि आपका बच्चा क्या अपलोड कर रहा है, क्या डाउनलोड कर रहा है, ये सारी चीजें बहुत ही अहम है आपके लिए जानना। और इसमें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, कोई भी किसी का नकली वीडियो बना सकता है, कोई भी किसी की फोटो को मॉर्फ करके किसी वीडियो में, किसी पॉर्न क्लिप में किसी का भी चेहरा ऊपर लगाया जा सकता है। इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अथॉरिटीज से संपर्क करें, पुलिस से संपर्क करें, और साइबर हाइजीन कहते हैं ना, जैसे बीमारी से बचने के लिए में हाइजीन की आवश्यकता होती है, तो इसी तरीके से साइबर हाइजीन केंद्र भी सरकार ने बनाए हुए हैं, प्राइवेट संस्थाएं, एनजीओज भी इसमें मदद कर रही हैं। तो जनता को इसके बारे में बताना आवश्यक है। तो सबसे बड़ा चैलेंज है दौड़ती हुई टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ी चुनौती है आगे भागती हुई टेक्नोलॉजी, जिसके हर एक व्यक्ति कोई इंजीनियर नहीं है जो इसके साथ साथ दौड़ सके। तो सावधानी रखिए। दूसरी चीज कि ये अपराध कहीं से भी घटित हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमारे शहर से ही हो रहा हो। विदेशों में लोग बैठे हुए हैं, अफ्रीका में लोग बैठे हुए हैं, चाइना में लोग बैठे हुए हैं, और केवल एक व्यक्ति ही क्या, टेररिज्म, साइबर टेररिज्म हो रहा है। आज आप देखिए, पूरी सरकारी वेबसाइट हैक कर ली जाती है, एयरपोर्ट की वेबसाइट काम करना बंद कर देती है, रिजर्वेशन आप करवा रहे हैं, रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, इसके लिए जैसा मैडम ने जितने भी बातें यहाँ पर कही हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं, और इसके साथ आपको साक्षर होना ज़रूरी है। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है, उनमें क्या क्या चीज़ें, आपको शिक्षित होने की बहुत ज़रूरत है, जहाँ तक मुझे समझ में आया आज की चर्चा में। अब मैं जो हमारे शोभित चतुर्वेदी जी जो साइबर एक्सपर्ट हैं, उनसे चलते चलते दर्शकों के लिए एक बहुत छोटा सा संदेश, क्योंकि समय का अभाव है, और चलते चलते आप एक संदेश दें जो कि सभी के लिए बहुत ही उपयोगी हो। लालच बुरी बला है, इससे दूर रहें। कोई भी ऐसी व्हाट्सएप, फेसबुक से कोई भी जानकारी जो आपको प्राप्त होती है वो सही नहीं है। और दूसरी चीज़, मोबाइल की सेटिंग्स को रखें। कुछ जो मैंने आपको वेबसाइट्स बताई, sancharsaathi.in, इसका ध्यान रखें। चक्षु ऐप, cybercrime.gov.in, इसका ध्यान रखें। और अगर कुछ याद नहीं हो तो 1930 पे अन्यथा नंबर याद रखें जिस पर कॉल कर सकें। और गूगल पे भरोसा थोड़ा कम करें, क्योंकि गूगल के जब आप सर्च करते हैं तो वो पहले जो 4-5 आते हैं उसको देखें। कभी भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो HTTPS सबसे ऊपर एक वर्ड होता है S, वो देखें, वो सिक्योर है। कोई भी लिंक या कोई भी कार्ड या कोई भी फोटो या कोई भी वीडियो डाउनलोड ना करें किसी भी, अन्यथा कोई भी ऐसी फ्री वाली चीज़ों पे ध्यान ना दें, कभी कुछ दुगना नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी आज के कार्यक्रम में आशा है आप सभी को प्राप्त हुई होगी। मुझे तो बहुत प्राप्त हुई है, और मैं धन्यवाद करती हूँ आपका कि आप हमारे कार्यक्रम में आए, दोनों ही हमारे आज के विशेषज्ञ, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। तो दर्शकों, यहाँ चलते चलते सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी उन युवाओं से जो इन ठगी और इन सभी फ्रॉड चीज़ों में फंस रहे हैं, या जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, कि हमारा जो भारत देश है, हम यहीं की बात करते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आपको हर सुविधाएं दी जा रही हैं। तो आप जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में इन सब चीज़ों में ना फंसें, और आप शिक्षित हों, एक देश का सम्मान बढ़ाएं, एक गौरव बढ़ाएं, और इन सब जो चीज़ें हैं जिनसे कि आप बहुत ही कम दिनों में एक करोड़पति या लखपति बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कम करने की सोचें, और एक अच्छे भारत के नागरिक बनने की सोचें। यही शिक्षा हम दे सकते हैं आज के कार्यक्रम में, और आगे हम नए नए विषयों के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। आज फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए आप मुझे अगले कार्यक्रम के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।